जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार दुर्गा के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस यानी कि प्रैक्टिस सेट चलाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बोला था जो ही नोटिस आता है यानी कि शुरुआत हो चुकी है, यानी कि थोड़ा से ही सही लेकिन थोड़ा सा ही सही लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। ये टेलर है दोस्तों, क्योंकि अब असली फिल्म तो होनी बाकी है। क्योंकि इस महीने के लास्ट में, मई के लास्ट महीने तक में जो है आपको जो है बिहार दुर्गा की बम्पर वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि नोटिस में भी जो दिया गया था उसे कहीं सरकार मतलब कि मेरा अनुमान है कि कम से कम 2000 से ऊपर आना चाहिए बिहार दुर्गा का वैकेंसी। और ये भी जो वैकेंसी आई हुई है यानी कि 70 के आसपास जो है, ये भी अच्छी वैकेंसी, अच्छी खासी है। जो चाहते हैं इसको भरने के लिए ज़रूर भरें। और इसकी तैयारी यानी कि परीक्षा कोई भी हो आप उसको देते रहें, उससे एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि कौन कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं। क्योंकि ज़रूर पार्टिसिपेट करें परीक्षा में। और बात कर लेते हैं एक प्रैक्टिस सेट की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या तो कमेंट करते हैं। अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं ज़रूर दें। और कोई PDF लेना चाहते हैं बिहार दुर्गा के, और इसके अलावा और कई सारे PDF वहाँ पे बुक वगैरह सबका ई-बुक भी वहाँ पे शेयर किया जाता है टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक नीचे में दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन करें। और बिहार दुर्गा का अप टू डेट सेट जो है 2023 का जो है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चलाया गया है। 2023 का है बिहार दुर्गा का, ज़रूर देखें। अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखें। और हम चाहते हैं कि नए सिरे से और बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रैक्टिस सेट चलाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सब जो है अपना काम करते रहें, सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। इसका मतलब तैयारी का जिम्मा जो मेरे ऊपर छोड़ दें, किस तरह कैसे कराने हैं। अगर कोई सुझाव देना भी है तो होना हो तो आपको देना हो तो ज़रूर दें। तो चलिए हम बात करते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा डोज भी हम प्रैक्टिस सेट के साथ चलाने का प्रयास करेंगे, एक्स्ट्रा डोज। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की। तो बात कर लेते हैं, ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ पर किसी की मजबूरी का नहीं। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ लेकिन किसी के मजबूरी का नहीं, पर किसी की मजबूरी का नहीं। ठीक है, अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है, बात सही है। अगर किसी का आप मौका, गलत मौके का फ़ायदा उठाते हो तो भगवान ऊपर में दिए सबका हिसाब किताब बराबर करने के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि आदमी के जो है, जो भी आदमी है तो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे करते हैं लेकिन बाद में आपका हिसाब किताब वहाँ पे ज़रूर हो जाएगा। तो इसके मतलब कि कोशिश करिए कि हमसे जितना बन सके, या किसी का भला भी नहीं कर रहे हैं तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर कोशिश यही जारी रखिए कि किसी का जहाँ तक हो सके भला ही हो, बुरा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं आज की एक्स्ट्रा डोज की। तो आज का हमारा एक्स्ट्रा डोज का क्लास है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। हम बात करते हैं 3 मई को मनाया जाता है, प्रत्येक साल जो है 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। हम बात करते हैं यह दिवस मीडिया की आज़ादी पर हमलों से या मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य करता है। ये बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का शुरुआत जो है पहली बार 1993 में हुआ था। 1993 में इसका शुरुआत हो गया था। 2023 में जो है इसका 30वां क्रम है। कौन सा है? 30 क्रम है। ठीक है, 30वां क्रम है। अब बात करते हैं इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और 2023 की थीम की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। तो अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अन्य सभी मानवाधिकारों के चालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे पूछ सकते हैं कौन से क्रम है, 30वें क्रम है पूछ सकते हैं, और इसका थीम पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। और यूनेस्को की हम बात करते हैं, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है इसको जो मिला था 3 मई 1997 में मिला था। अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वैश्विक सम्मेलन की बात करें तो 2022 की। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 5 मई 2022 को यूनेस्को और यूरुग्वे गणराज्य पांटा डेल स्टेट में आयोजित हो जाएगा, मतलब होगा। ये ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं इसका जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। हम बात करते हैं 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगर वहीं पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है,
161 है, यानी कि 161वें क्रम पर है। और पहले नंबर पर है, शीर्ष पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे है, शीर्ष पर नॉर्वे है। और अंतिम पायदान पर बात करें तो कौन सा है? उत्तर कोरिया, जो तानाशाह किम जोंग उन जो है उत्तर कोरिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सबसे लास्ट में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे निचले पायदान पर उत्तर कोरिया और शीर्ष पर है नॉर्वे। भारत का स्थान 161वां है। और भारत की जो है प्रसन्नता सूचकांक में जो है बेहतर स्थिति दिखाई गई है भारत के पड़ोसी देश की। समझना, हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान में देखो अभी भूखमरी का मतलब भूखमरी उत्पन्न हो गई है, मतलब वहाँ पे जो त्राहिमाम हाहाकार मच गया है। बांग्लादेश की स्थिति की बात करें तो हमसे काफ़ी ख़राब है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की। और बात कर रहे थे चाइना की भी, यहाँ जहाँ तक चाइना के भी, वो जो है हमसे आगे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे 2023 के एग्ज़ाम में। अब ये एक्स्ट्रा डोज की हम बात करते हैं, कारण यही है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। हम वो सारे क्वेश्चन लाते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की वर्तमान में 13 जो है नवरत्न कंपनियाँ बन गई है। 13 नवरत्न कंपनियाँ हैं और 12 क्या है? महारत्न कंपनियाँ हैं। भारत के 12 नवरत्न कंपनियाँ हो गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और यानी कि 13 नवरत्न कंपनियां हैं और 12 महारत्न कंपनियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 13वीं, जो हाल ही में 13वीं नवरत्न कंपनियां बनी है, कौन बने हैं? तो रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी कि उसको बात करें तो शॉर्ट में RVNL बना है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रेल विकास निगम लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि RVNL के बारे में बात करें तो इसका अध्यक्ष वर्तमान में प्रदीप गौड़ है, मुख्यालय दिल्ली है। स्थापना 24 जनवरी 2003 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 13वें क्रम का बात करें तो पूछे जा सकते हैं 13वें क्रम का जो है नवरत्न कंपनी कौन सा है? RVNL है। इसकी स्थापना 2003 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना इतना। अब बात करेंगे महारत्न कंपनी की, तो महारत्न कंपनी जो वर्तमान में 12 है, तो 12 है तो सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? यानी कि सबसे नवीनतम है REC, यानी कि REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की बात करें, यानी कि इसका जो है RECL जो है हाल ही में नई महारत्न कंपनी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सेट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है बिहार दरोगा के लिए। देख सकते हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा यानी कि PT के लिए आपको मेंस में भी काम कर सकते हैं। कौन सा प्रकाशन? यहाँ पे देख सकते हैं स्पार्क प्रकाशन का, स्पार्क पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। हम बात करेंगे आज की प्रैक्टिस सेट की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। बाकी आप जो है अपना काम करते रहें, हम भी अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हम रोज़ जो है प्रत्येक दिन जो है क्या करेंगे, इसको जो है प्रत्येक दिन जो बदल बदल का सेट प्रयास करेंगे चलाने का, कभी रुक्मिणी का, कभी एडिटोरिया का, कभी क्या करेंगे स्पार्क का, कभी कौटिल्य GS, कभी एडिशन दान, इसी प्रकार जो बदल बदल कर हम कराएंगे। और बात करेंगे इसके साथ साथ NCERT का जो है टॉपिक वाइज भी हम कराएंगे। टॉपिक वाइज जो है इसका GK जो रिवाइज कराएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। डेली वाइज पे प्रैक्टिस सेट के साथ एक्स्ट्रा डोज में जोड़ दिया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा, आपका जो 1 महीने में जो है आपका NCERT जैसे लुसेंट आप रिविजन करते हैं वो आपका कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा। बाकी आप मेरे ऊपर टेंशन छोड़ दें, हम इसी तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। हो सकेगा तो जैसे ही बिहार दरोगा का वैकेंसी और भी ज़्यादा आता है तो हम 2 क्लास लेंगे, एक सुबह शाम 2 क्लास कर देंगे। उसके लिए भी आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कर जरूर दें। चलिए हम बात करते हैं, तो आज के हमारे सेट का हम बात करें तो पहला सवाल है, तो पहले सवाल की हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? यानी कि इस शहर में हुआ था, कौन सा शहर में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है। तो 1937 में कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे? 1937 में बिहार कांग्रेस के जो है अधिवेशन की बात करें तो भागलपुर शहर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। पहली बार जो है बम्बई के संस्कृत यानी तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बैठक, ये आपको ध्यान रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष बने थे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे था
वे कौन था, तो बात करते हैं उसकी हम, तो वह कौन था, तो सीपी रामास्वामी अय्यर था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सत्ता हस्तांतरित के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो किसमें एक पूर्ण विकसित संगठन था, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो मैसूर में था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सन 1930 में कांग्रेस का स्वाभिनय विज्ञान आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। गायब से हो गए थे तो हम बात करते हैं कहाँ से गायब से हो गए थे, तो बढ़ई से हो गए थे। कहाँ से? बढ़ई। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं झंडा गीत किसने लिखा था, तो झंडा गीत की हम बात करते हैं लिखा गया था श्याम लाल पार्षद के द्वारा लिखा गया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में दार्जिलिंग की किस चाय की किस्मों को जापान की एक कंपनी ने रिकॉर्ड 19,000 रुपये किलो की कीमत पर खरीदा है। तो किस कंपनी ने खरीदा है, तो बात करते हैं मकई बाड़ी कंपनी ने खरीदा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की हम बात करें चोरी चोरा घटना के कारण जो है 1922 में जो घटित हुआ था गोरखपुर में, इसके कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्साई की संधि भी 1919 में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बात करते हैं महात्मा गांधी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पूना समझौता का उद्देश्य था। तो पूना समझौता का उद्देश्य की हम बात करते हैं क्या उद्देश्य था, तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं अंग्रेजी द्वारा यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो किए जाने के समय में जो कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो जेबी कृपलानी था। तो कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ ले जाते हैं, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा समय तक लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन है, तो कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1929, 1936, 1936 और 37 3 वर्ष में यानी कि 3 बार कांग्रेस रहे हैं जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन यानी कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। कि 1905 में विभाजित हुआ था लेकिन विरोध करते करते हुए जो दोबारा जो विभाजित कब हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। इसी समय जो है कोलकाता पहले भारत की राजधानी हुआ करता था। विभाजन के बाद जो है तब दिल्ली इसका राजधानी हो गया। 1912 में जो है बिहार भी अलग हो गया और दिल्ली भी राजधानी बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो यह किसने ऐसा किया था, तो बात करते हैं यह जो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने जो क्या किया था कि जो भारत में युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, वह शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। अब बात कर लेते हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में भीड़ में का दमन हुआ था यानी कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो बात करते हैं यह जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये डेट आपको याद रखने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता की इनकी छत्रछाया में हुआ था यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में किनके छत्रछाया में जो है असफलता का कारण असफल हुआ था। तो बात करते हैं इरविन गांधी के समझौता के
कारण जो है इसी के छत्रछाया में जो है लंदन द्वितीय गोल सम्मेलन जो है असफलता का कारण हुआ था, इसी के छत्रछाया में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 1932 में लिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है, तो वह आदेश कौन सा है, तो बात कर लेते हैं उसके आदेश की। तो उसका आदेश क्या था, गैर कानूनी संघ अध्यादेश, गैर कानूनी संघ अध्यादेश का आदेश दिया गया था। अब बात कर लेते हैं स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो बात करते हैं उसके मित्र की, तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, यानी स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, वह था सी राजगोपालाचारी। यानी कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगर पूछे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे, तो बहुमत जुटाने में जो सक्षम हुए थे तो वह था, तो उसका राइट आंसर की हम बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू था, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के भागीदारी से आशय था निम्नलिखित का उल्लंघन होगा, तो किसका उल्लंघन होगा, तो बात करते हैं न्याय का उल्लंघन होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत अवस्थित है, भारत जो अवस्थित है कहाँ पर, तो भारत की हम बात कर लेते हैं, तो स्थित है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो अक्षांश यानी कि 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियों, हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियों की हम बात कर लेते हैं, तो कौन सी नदी है, तो बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु, यानी कि याद रखना है आपको BSS ऐसे याद रखेंगे, तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु तीनों जो है भारत यानी कि हिमालय से कटकर बहकर आने वाली नदियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं सूची 1 और सूची 2 को। तो यहाँ पे दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की हम बात करें तो यह किस में चला जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की हम बात करें तो यह चला जाएगा 1 नंबर की हम बात करें तो 2 में चला आएगा, कहाँ पे 2 में, तो इसका 1 का जो हो जाएगा शिलोंग पठार सह्याद्री हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मानसून की हम बात करें तो मानसून किस में चलाएगा, तो यह चलाएगा छोटा नागपुर पठार में, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। शीतोष्ण की हम बात करें तो शीतोष्ण किस में चलाएगा, तो शीतोष्ण की बात करते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में आ जाएगा। अब बात करते हैं कच्छ की, तो कच्छ एकमात्र बचा है जो पश्चिम बंगाल और तराई क्षेत्र हो जाएगा, कच्छ यानी मैंग्रोव, तो राइट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयले निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है, तो किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है, तो क्षेत्रीय, कोलार, कुद्रेमुख, छड़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं नवीनतम पुस्तक मोदी मिदास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है, तो टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक की बात करें तो इसका राइट आंसर की बात करें सुरेंद्र कुमार हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में गो एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई,
गो एम्बुलेंस सेवा की बात करें तो यह कहाँ पे शुरू की गई, तो खारगोन में शुरू की गई। कहाँ पे, खारगोन में। भारत में कोर उद्योग क्या है, तो कोर उद्योग की बात करें तो क्या होता जाता है भारत में, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, यानी कि राइट आंसर की बात करें तो डी, इनमें से सभी जो है कोर उद्योग है। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, तो आज से लगभग हम बात करें 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाई जाती है, तो 80% सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो यह किन पेटियों में पाई जाती है, तो पहला तो हम बात करते हैं परिप्रशांत पेटी तो होगा ही, यानी कि 3 देख रहे हैं तो किसमें होगा, एक और बी दोनों में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक या तो बी होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं इसका, तो राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी 2 और 3 दोनों में हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है, तो विश्व का सर्वाधिक विशालतम जो है यानी कि विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के किन पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में जो है, तो हम बात करते हैं यह जो स्थित है विटवाट विटवाट वाटरसंड में स्थित है, विट वाटरसंड में स्थित है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, तो विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन की बात करें तो क्या हो जाएगा, कांगो, कोलंबिया और यांगटी सिक्योंग हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलती है, तो यह कहाँ पे देखने को मिलती है मधुमक्खी छत्ते की भांति, तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, तो बात करते हैं यूएनओ के चार्टर पर जो हस्ताक्षर हुए थे तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुए थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, सोवियत संघ का विघटन की बात करें तो 1991 यानी कि दिसंबर 1991 में हुआ था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति है, तो एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी मुख्यालय कहाँ है, तो यह स्थायी मुख्यालय की बात करें द हेग में स्थित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है, तो वरीयता की दृष्टि से बात करें तो कौन सा क्रम सही है, तो बात कर लेते हैं कि राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो यानी कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, तो ये हम बात करते हैं राइट आंसर की सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, तो लगातार 2 बार की हम बात करें राष्ट्रपति कौन कौन रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो होना चाहिए इसका क्या, यानी कि ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार रहे थे, और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वह कौन सी सभा है जिसके अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है, राज्यसभा का नहीं होता, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन, यानी कि किस अधिकारी कौन नहीं होता है, तो कौन भाग लेने के अधिकारी नहीं होता है, तो हम बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्र सचिव की, भारत के राष्ट्रपति के सचिव को जो है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की का अधिकारी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह जो सुझाव जो दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा यानी कि दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय की हम बात करें तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी
यानी क्रांतिकारिता को दिया जाता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित में से निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। तो किस श्रेणी में रखा जाता है, तो बात कर लेते हैं पंचमुखी श्रेणी यानी कि पंचमुखी वर्गीकरण में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। तो भौतिक विभागों में आप किसको सम्मिलित नहीं करेंगे, पूर्वी गंगा मैदान यानी कि डी को शामिल नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है। तो कौन से समूह की नदियाँ जो उत्तर की ओर से आके मिलती है, गंडक, कमला, बागमती, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान के 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यह पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। 74 की बात करते हो नगर पालिका से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखने ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जुड़ गए थे। ये आप सभी को पता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एस्पायरेंटो क्या है। एस्पायरेंटो की हम बात करते हैं, यह क्या है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो यह स्पेन का एक बंदरगाह है। एस्पेरेंटो स्पेन का बंदरगाह, यह आपको ध्यान रखना है। सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो आप सभी को पता है नेपाल की लगती है और बाकी किसी की नहीं लगती है। अब बात करते हैं आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तार किस पदार्थ का बना होता है। तो यह हम बात करते हैं किसका बना होता है, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है, उसी का बना होता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप एक फ्लिंट में खड़े यानी कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। तो फर्श पर जो है लग रहा बल की हम बात करें तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। अब पत्थर को चांद की सतह से जो अगर पृथ्वी से हम लाएंगे कोई भी धातु पदार्थ को, तो उसका क्या होगा, भार तो क्या होगा, भार और भार में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो निकलने वाला धुआं की बात करें तो क्या हो रहा है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जस्ता के एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व क्या होता है, तो मिलाने से पीतल बनता है। पीतल का घनत्व 8300 की ग्राम प्रति मीटर क्यों होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जस्ते के एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबे से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व 8300 की ग्राम प्रति मीटर क्यों हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इथाइल अल्कोहल यानी कि सी का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है। तो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है। तो धातु कौन सी है, तो बात करते हैं तांबा धातु है।
बात करते हैं इस पे जो बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि यह जो है अभिक्रिया कर कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करते हैं अभिक्रिया, यानी कांच में रखने पर जो है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस क्या होता है? अगर वहीं पूछे कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए तो प्रयोग की जाने वाली गैस की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो गैस तो एथिलीन हो जाएगा। अब बात करते हैं एथिलीन, यानी कि एथिलीन क्या होगा? एथिलीन तो हार्मोन हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक रूप से, यानी कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस की बात करें तो हो जाएगा एसिटिलीन, यानी कि एथिलीन गैस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? यानी कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है? तो बात करते हैं यह एक एस्टर है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में है। जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन विधि की बात करें तो इसका हम बात करते हैं बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो रेडॉन नहीं होता है, बाकी सभी की सभी वायु में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो खून में जमने की कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो हम बात करते हैं विटामिन डी, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है खून के जमने में इसकी आवश्यकता होती है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो बात करते हैं इंसुलिन एक हार्मोन है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास का कारण है, विकास का कारण की हम बात करें तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो बात करते हैं मैग्नीशियम। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत यानी अवशोषी अंग नहीं है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं शक्करों में सबसे मीठी है। शक्करों में सबसे मीठी की बात करें तो सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार जो है किसका महान धार्मिक केंद्र है? इसका सही आंसर की बात करें तो सिखों के लिए है, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है, इनमें से सभी के लिए है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ था? यानी कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य जो है पृथक हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ट्रिक क्या होता है? 36 उत्तर झार, ये ट्रिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 36 उत्तर झार यानी 1, 9 और 15, यानी कि छत्तीसगढ़ जो हुआ था 1 नवंबर को राज्य बना था, उत्तराखंड 9 नवंबर को बना था, झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसमें खोज लेंगे झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अब बात करते हैं हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिम क्षेत्र के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। तो कब इस पे हस्ताक्षर हुए थे? तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर बी, यानी कि मार्च 1997 में हुआ था। बात करते हैं भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण की बात करते हैं भारत ने 18 मई 1974 में हुआ था। बात करते हैं इसका जो है नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया जा गया है? सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? जब बात करते हैं तार संचार यानी कि दूर संचार को शामिल नहीं किया गया। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की जो भौगोलिक सीमाएं अन्य देशों के साथ नहीं जुड़ी हुई है? राजस्थान का पाकिस्तान से जुड़ा है, बिहार का नेपाल से जुड़ा हुआ है, और पंजाब का जो है जुड़ा हुआ है किससे? पाकिस्तान से। हरियाणा का नहीं जुड़ा है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं हाल ही में भारत में पालकी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। तो पालकी फेस्टिवल की बात करें तो पालकी उत्सव यानी कि फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है। तो राइट आंसर की हम बात करें तो बेंगलुरु में मनाया गया। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति की इसके अलावे में देखी जा सकती है। किसके अलावे में देखी जा सकती है तो बात करते हैं एकीकृत समुदाय के अलावे में देखी जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व बिहार में मुख्यतः में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में मुख्यतः में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी तो बात करते हैं कुर्मी नहीं थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। बात करते हैं आर्थिक स्थिति को। तो डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था, नहीं किस वर्ष हुआ था। तो मार्च 1929 में होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। कहाँ पे चला था तो यह चला था कहाँ पे धौलावीरा, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची की बात करते हैं अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी। तो विश्व की पहली गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ पे थी, वैशाली में, बिहार के वैशाली में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो किस ग्रंथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है तो वह ग्रंथ कौन सा है। तो हम बात करते हैं वह जो ग्रंथ की हम बात करें तो विशाखदत्त की ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखें। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। पाटलिपुत्र प्रशासन का जो वर्णन मिलता है वह किसमें मिलता है, इंडिका में मिलता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ। तृतीय की बात करें तो आयोजित कहाँ पे हुआ था। इसका ट्रिक होता है रा व पा कु, यानी कि पहला जो होता राजगिरी में हुआ था, गिरिव्रज या राजगिरी में, वैसे वैशाली में हुआ था दूसरा, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब इससे आप पता लगा सकते हैं तो तृतीय बौद्ध संगति का मतलब पाटलिपुत्र, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था तो राइट आंसर की हम बात करें सी, यानी कि उदयन के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा की बात करते हैं पाली भाषा थी। कौन सी, पाली भाषा। बौद्ध धर्म भी जो है पाली भाषा में ही, गौतम बुद्ध ने जो पाली भाषा का ही प्रयोग किया था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, मुख्यतः में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी, यानी कि दक्कन की विजय की थी किस मौर्य राजा ने। तो मौर्य राजा की हम बात करते हैं, यह मौर्य राजा कौन सा था तो बात करते हैं बी, चंद्रगुप्त मौर्य था। बात करते हैं मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज की बात करते हैं यह 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया है। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि की अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि की अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो विश्वविद्यालय की बात करते हो नालंदा में अध्ययन किया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। तो यह कहा था किसके लिए, तो बलबन के लिए कहा था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो भू राजस्व का जो है सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी की बात करें तो यह चौधरी हुआ करता था। बात करते हैं मुगल प्रशासन में मदद ए मौस इंगित करता है। मदद ए मौस की बात करें तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को कहा जाता था। अब बात करते हैं दीवान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो यह बात करते हैं चित्रांकन की बात करें तो यह किया गया था अब्दुल समद के द्वारा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी में बंगाल में
वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? वस्त्र उद्योग के पतन के उत्तरदायी कारण की बात करें तो ब्रिटेन में निर्यात करने वाली माल पर उच्च तट कर यानी कि ऊंचा कर लिया जाता था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 में जो बटलर कमेटी आया था उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मत संबंध को सुधारना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सन 1935 में के विधेयकों के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 में निर्मित हुआ था? तो बात करते हैं इसका जो है तहत समिति जो है गठित किया गया था। कौन सा समिति था? लॉर्ड लिनिथगो ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की, आज की हमारे अंतिम सवाल की। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो क्या प्रार्थना की थी? तो बात करते हैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए, जो 1906 में मिला था। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए का यानी कि मामला था कि उसे जो है अलग निर्वाचन मंडल यानी कि उसका निर्वाचन जो है पृथक किया जाए। तो यही इसका मेन उद्देश्य था। तो दोस्तों आज की हम बात करें कि आज के सवाल की, तो आपको कैसा लगा? तो वीडियो पसंद आया कि नहीं आया? तो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। और बात करते हैं पीडीएफ अगर चाहिए तो बिहार दुर्गा पीडीएफ के अलावा और कई सारे पीडीएफ वहाँ पे शेयर की गई है, यानी कि ई बुक है। आपको बहुत सारे ई बुक भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज का सवाल बस है, अंतिम सवाल आपको कमेंट करके बताना है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो आपको कमेंट करके बताना है। आपके सवाल के इस जवाब का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।